सदनी व्यवस्था और द्विसदनी व्यवस्था। एक सदनी व्यवस्था का जो गुण है वह द्विसदनी व्यवस्था का दोष है, और जो द्विसदनी व्यवस्था का गुण है वह एक सदनी व्यवस्था का गुण है ना, अर्थात एक दूसरे के विपरीत। तो हमने द्विसदनी व्यवस्थापिका के दोष के संदर्भ में दो विषयों पर चर्चा की थी कि रूढ़वादिता अनावश्यक या हानिकारक, तीसरा था संगठन की कठिनाई। ठीक है ना, संगठन की कठिनाई। एक बार इतना और हम बता दें कि प्रथम सदन को, जैसे लोकसभा है तो उसको हम प्रथम सदन कहते हैं और निम्न सदन कहते हैं, और संसद का जो दूसरा अंग है राज्यसभा, उसको हम द्वितीय सदन और उच्च सदन कहते हैं। उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा को हम प्रथम सदन और निम्न सदन कहते हैं, और जो विधान परिषद है उसको द्वितीय सदन और उच्च सदन कहते हैं। संगठन की कठिनाई का अभिप्राय यह है कि अगर एक सदनी व्यवस्था है तो स्वाभाविक तौर पे कोई काम तेज़ी से होगा, और द्विसदनी व्यवस्था है कि कोई भी चीज़ निर्णय करने में, उसको क्रियान्वित करने में असुविधा हो सकती है। नंबर 4, धन का अपव्यय। धन का अपव्यय, मुझे पता है कि अगर एक सदनी व्यवस्था है तो जो सदस्य होंगे उनका वेतन भत्ता या अन्य सुविधाएं, और जब द्विसदनी व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कि सदस्यों की संख्या अधिक होगी, उन्हें भी वह वेतन भत्ते और सुविधाएं देने ही पड़ेंगे। अगला है नंबर 5 में प्रजातंत्रीय प्रणाली का विरोध। प्रजातंत्रीय प्रणाली का विरोध। पिछले दिनों एक शब्द पर चर्चा हुआ था, सुयोग्य शब्द पर। जो व्यक्ति सुयोग्य होगा वही उच्च सदन का सदस्य होगा। जैसे संसद में लोकसभा है और विधान मंडल में विधानसभा है, इनके सदस्यों के चयन में आम जनता, जो मतदाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, भारत का नागरिक है, मतदाता सूची में नाम है, पागल या दिवालिया नहीं है, ऐसे लोग मतदाता होते हैं। यह इनका चुनाव करते हैं। सोच समझ करके, अगर भावावेश में किसी दायरे में बंध करके अगर इन्होंने मतदान नहीं किया, तब तो योग्य व्यक्ति का चयन यह कर पाते हैं। और सोच समझ कर अगर इन्होंने मतदान नहीं किया, भावावेश में संप्रदाय के आधार पर या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर या कोई और ऐसा आधार बना करके जब यह चयन करते हैं भारतीय मतदाता, तो इसमें संभावना यह हो जाती है कि हो सकता है कि अयोग्य व्यक्ति का भी चयन हो जाए। ठीक है ना, परंतु उच्च सदन में ऐसा नहीं होता। उच्च सदन में सदस्यों का जो चयन है, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है आमतौर पर, वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो उसमें इसकी संभावना कम रहती है कि अयोग्य व्यक्ति वहाँ जाएगा, अर्थात जाएगा सुयोग्य। सुयोग्य व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि वह अनुशासन प्रिय होगा और सही गलत का फैसला वह करेगा, जनता के आधार पर नहीं, पब्लिक के आधार पर नहीं। जो सही है वह निर्णय लेगा, और जो सही है, मान लो उदाहरण के तौर पर कि अधिकांश जनता कभी कभी अनुचित फैसले ले लेती है संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, परंतु जो सुयोग्य व्यक्ति है उसके ऊपर इसका असर नहीं होता। उसके यहाँ राष्ट्रीयता प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, देश प्रमुख है, इसलिए वो क्या करता कि जो अच्छी चीज़ें होती उसी को अस्वीकार करता, जो अच्छी चीज़ें नहीं होती उसको अस्वीकार नहीं करता। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है कि
जैसे लोकतंत्र में जो आम मतदाता मतदान करता है और वह किसी क्षेत्र से प्रभावित होकर के मतदान कर रहा है, संभव है कि उसका फैसला अनुचित हो, भावावेश में बह करके, लेकिन जो सुयोग्य व्यक्ति है वह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको वह अनुशासन पसंद होगा, राष्ट्रहित उसके लिए सर्वोपरि होगा और उसके ऊपर किसी क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, भाषा का असर नहीं होगा। ठीक है ना? इन चीज़ों को इसलिए भी आपको समझना जरूरी है कि पावरफुल तो आपका प्रथम सदन या निम्न सदन है, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, वह पावरफुल है, शक्तिशाली है। द्वितीय सदन या उच्च सदन उससे कम शक्तिशाली है। या हम यह कह सकते हैं कि प्रथम सदन और द्वितीय सदन में प्रथम सदन शक्तिशाली है, या यह भी हम कह सकते हैं कि निम्न सदन और उच्च सदन में निम्न सदन शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन जो उच्च सदन की हम संज्ञा देते हैं, इसलिए हम उच्च सदन उसको कहते हैं कि इसमें जो लोग हैं वे क्या हैं? सुयोग्य हैं। क्या हैं? सुयोग्य हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि आखिरकार जिसके पास अधिकार अधिक है वह क्यों नहीं सुयोग्य है, जिसके पास अधिकार कम है वह सुयोग्य है। बात समझ में आ रही है? जैसे लोकसभा, जैसे संसद के दो अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा गया और राज्यसभा को क्या कहा गया? उच्च सदन कहा गया। तो आखिरकार इसको उच्च सदन क्यों कहा गया, जबकि उच्च सदन के पास अधिकार कम है? इसीलिए कहा गया कि उच्च सदन में सुयोग्य लोग जाते हैं। कैसे लोग जाते हैं? सुयोग्य लोग जाते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता, अमूमन नहीं होता। कमियां तो कहीं भी हो सकती हैं, अर्थात उसकी मात्रा इनके यहाँ कम होती है। यह सुयोग्य होते हैं। इसलिए संसद का जो दूसरा सदन है, द्वितीय सदन है राज्यसभा, और विधानमंडल का जो दूसरा सदन है, द्वितीय सदन है, कौन सा? विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। इसीलिए उसको उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्यों का निर्धारण होता है, चयन होता है, या मनोनीत होते हैं, या निर्वाचन होता है, ये सुयोग्य होता है। ठीक है ना? आमतौर पर यह प्रश्न बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि आखिरकार जब द्वितीय सदन के पास अधिकार कम है तो वह उच्च सदन कैसे? उच्च सदन तो उसे कहा जाना चाहिए जिसके पास अधिकार अधिक है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? अधिकार कम है लेकिन उसे उच्च सदन कहा जाता है। ये विरोधाभासी चीज़ें हैं, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है आपको। जब समझ लेंगे आपको तो किसी प्रकार का कोई, आमतौर पर क्या कहा जाता है? निम्न का अभिप्राय क्या कहा जाएगा? छोटा। अगर पहला और दूसरे में कहा जाए कि निम्न कौन है, तो फर्स्ट सेकेंड वाला प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, तो निम्न कौन है? द्वितीय श्रेणी, है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ जो निम्न है वह प्रथम है और जो उच्च है वह द्वितीय है। यह सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। आगे देखिए क्या है नंबर 6 में, भूल सुधार का महत्वहीन दावा। भूल सुधार का महत्वहीन दावा। जैसे चर्चा होती है, दोनों चीज़ें आती हैं कि अगर प्रथम सदन ने कोई अनुचित फैसला भावावेश में ले लिया है या जल्दीबाजी में ले लिया है, तो जो द्वितीय सदन है उस पर गंभीरता से विचार करके उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों पर वह रोक लगाता है, या रोक लगाने की कोशिश करता है, या रोक लगाने का प्रयास करता है। ठीक है ना? यह स्थिति है। तो यह कहना कि जो भूल सुधार है उसको दूसरा सदन रोकने का काम करता है, इस तरह के दावे को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष में रखा गया है। नंबर 7, संघर्ष तथा मतभेद की संभावना। संघर्ष तथा मतभेद की संभावना।
संघर्ष तथा मतभेद की संभावना। एक विचारक है इसमें फ्रैंकलिन। इनका कथन है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसके दोनों सिरों पर एक एक घोड़ा हो, जिसके दोनों सिरों पर एक एक घोड़ा हो और वे दोनों घोड़े गाड़ी की दो विरोधी दशाओं में खींचने का प्रयत्न कर रहे हों। इसका अभिप्राय आप समझ सकते हैं। दुर्गुण में बताया गया, इसके दोष में बताया गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो दूसरा सदन है, इस तरह से मान सकते हैं कि कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें घोड़े तो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन दोनों घोड़े एक दिशा में नहीं लगे हैं, दोनों घोड़े एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। इस प्रकार से यह उचित नहीं है, यह उसकी आलोचना में है। संघीय व्यवस्था के लिए अनावश्यक, संघीय व्यवस्था के लिए अनावश्यक। संघीय व्यवस्था के लिए अनावश्यक। रॉबर्टसन एक विचारक हैं, रॉबर्टसन। इनका कथन है संघ राज्यों की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संघ राज्यों की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर द्वितीय सदन के पक्ष में कोई मान्य सैद्धांतिक तर्क नहीं है। द्वितीय सदन के पक्ष में कोई मान्य सैद्धांतिक तर्क नहीं है और उसके विरुद्ध उठाए गए सैद्धांतिक तर्कों का अभिसमुचित उत्तर नहीं दिया गया है। समुचित उत्तर नहीं दिया गया है।
ठीक है ना। कुछ विद्वानों का कथन है, एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं, आप इसको सुन लेंगे, आपने नोट किया होगा पहले। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी आपने इनका कथन नोट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जिसमें इन्होंने यह कहा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसके दोनों सिरों पर एक एक घोड़ा हो और वे दोनों घोड़े गाड़ी को दो विरोधी दिशाओं में खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरे विचारक हैं एबीसेई, जिनका भी कथन आपने नोट किया होगा। यदि दूसरे सदन का पहले सदन से मतभेद है तो यह उसकी शैतानी है, यदि यह उससे सहमत है तो उसका अस्तित्व आवश्यक है, और चूंकि वह या तो सहमत होगा या असहमत, चूंकि वह या तो सहमत होगा या असहमत, अतएव उसका अस्तित्व किसी दिशा में भी लाभदायक नहीं है। ये आलोचना में है, उसके दुर्गुण में है, उसके दोष में है, उसकी हानि में है। तीसरे सर हेनरी मैन, इनका कथन है किसी दूसरे सदन का होना उसके न होने से सदैव अच्छा होता है, उसके न होने से सदैव अच्छा होता है। चौथे विचारक हैं लास्की जी क्या कहते हैं? संघ राज्य के विधायक अंगों की सुरक्षा के लिए भी, संघ राज्य के विधायक अंगों की सुरक्षा के लिए भी द्वितीय सदन का कवच आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, द्वितीय सदन का कवच आवश्यक नहीं है। यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष में से